नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पर्यावरण अध्ययन का ये भाग 10 है। यह श्रृंखला मध्य प्रदेश टीईटी वर्ग 3 और दूसरे सभी स्टेट टेट जैसे यूपी टेट, एमपी टेट, रीट और सभी प्रकार के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के अलावा अन्य आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी कंटेंट और सामग्री इसमें लेकर आए हैं आपके सामने। टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आइए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, क्या हो सकता है? समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन या उपरोक्त में से सभी। वैश्विक तापक्रम का मीन्स क्या होता है? वैश्विक तापक्रम का मीन्स होता है आपका ग्लोबल वार्मिंग। बताइए आंसर, ग्लोबल वार्मिंग क्या हो सकता है? आंसर है, जिनका आंसर आ रहा है डी, बिल्कुल सही है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापक्रम, इससे वैश्विक तापमान के कारण क्या होता है? फलस्वरूप इससे समुद्र तल में वृद्धि होती है। क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर टाइप के होते हैं, यह क्या होते हैं, गर्मी के कारण पिघलने लगते हैं। ग्लेशियर की जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ गर्मी के कारण पिघलने लगती है। पिघल कर कहाँ जाएगी? ये नदियों में उफान आ जाएगा, नदियाँ का जल स्तर बढ़ जाएगा और यह जल कहाँ जाएगा? समुद्र में। इस प्रकार से समुद्र तल में वृद्धि हो जाएगी। फसलों के स्वरूप में भी मौसम बदलेगा तो फसलों के स्वरूप में भी परिवर्तन आ सकता है और तटरेखा में भी परिवर्तन स्वाभाविक है। इसलिए इसका आंसर सभी हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बता दे रहा हूँ। ग्लोबल वार्मिंग के होने के कारण, देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन सी गैस है? सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसें में जैसे CO2 वगैरह इस प्रकार की गैसें ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस जो होती है, ये ऐसी गैसें होती हैं जो क्या बाहर से मिल रही क्या होती है बाहर से मिल रही गर्मी या ऊष्मा को अपने अंदर क्या कर लेती हैं? एब्जर्व कर लेती हैं, यानी सोख लेती हैं। उसके बाद क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसों का इस्तेमाल सामान्यतः कहाँ होता है? अत्यधिक जो ठंडे इलाके होते हैं, जहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ पर पेड़ पौधों को उगाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। क्योंकि वहाँ पर धूप भी इतनी ज़्यादा नहीं मिल पाती है। इसलिए पौधों को गर्म रखने के लिए क्या किया जाता है? इस प्रकार के मौसम में इनको क्या होता है? कांच के घर बनाए जाते हैं। कांच के घर बनाए जाते हैं और इन्हें बंद कर दिया जाता है। इससे क्या होता है? कांच के घर के अंदर क्या भर दी जाती है? ग्रीन हाउस गैसेस, जो ही मैं आपको बताया है, CO2 वगैरह इस प्रकार से। और यह गैस क्या होती है? सूरज से आने वाली किरणों को अपने अंदर क्या कर ले? सूरज से आने वाली किरणों की जो गर्मी है उसे अपने अंदर सोख कर रखती है और उसे बाहर नहीं जाने देती है। इस प्रकार से बाहर का मौसम यानी ग्रीन हाउस गैस के जो आपने घर बनाया है, कांच घर, उसको क्या करता है? ये गर्म रखता है, ठीक है ना। और सूरज से आने वाली किरणों की गर्मी की मात्रा, इसी प्रकार से क्या होता है? सूरज से आने वाली किरणें होती हैं, उनकी गर्मी की मात्रा को पृथ्वी द्वारा क्या कर लिया था? एब्जर्व कर लिया जाता है अपनी पृथ्वी के बाद। इस प्रक्रिया में हमारे पर्यावरण में फैली ग्रीन हाउस गैसों का क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है और इससे हमारी पृथ्वी अत्यधिक गर्म हो जाती है। अच्छा, पृथ्वी इससे बचाव क्या है? ग्रीन हाउस गैस के बचाव क्या है? यानी आपसे जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे किस प्रकार से निजात पाई जा सकती है? देखिए, इसके लिए कोई टीका, इंजेक्शन, गोली वगैरह तो नहीं बनी है। इसके लिए तो जागरूकता ही है। जागरूकता में देखते हैं क्या करना चाहिए अपन को। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कोई इलाज नहीं है। इसके बारे में सिर्फ एक जागरूकता फैलाकर इससे लड़ा जा सकता है। जैसे हमें अपनी पृथ्वी पर क्या करना चाहिए? अपने जो ज़्यादातर जो आपके कार्बन फुटप्रिंट वगैरह, जो प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की मात्रा हो, हमें कम करना होगा। जैसे कारखाने वगैरह हैं, उनसे जो भी अफसोस जो प्रदूषण फैलाने वाले तत्व हैं उन्हें कम करना होगा। वहाँ मोटर गाड़ी वाहनों का ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनमें सुधार लाकर ऐसी टेक्निक का यूज़ करना होगा जिससे कि वो ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न ही ना करें, है ना। और जैसे आजकल आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक कार आने की भी संभावना बन रही है और इस प्रकार से हमें कार्य करना होगा, ठीक है ना। एक ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानकारी है। देखिए, मैं आपको और कुछ भी बता दे रहा हूँ ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, एक चित्र के द्वारा मैं बता रहा हूँ। इस प्रकार से सूर्य है, सूर्य से क्या हो रहा है? सूर्य से ये देखिए, आप दिखाई दे रहा होगा इसमें, सूर्य से ये जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये क्या हो रहा है? धरती पर आ रही है। धरती से क्या होगा? सौर विकिरण के द्वारा पृथ्वी क्या कर लेगी? सौर विकिरण, सूर्य से आने वाली इन किरणों को की गर्मी को, कुछ गर्मी को तो सोख लेगी और कुछ गर्मी को क्या कर देगी? वापस परावर्तित कर देगी, है ना, वापस परावर्तित कर देगी। और इस प्रकार से क्या होगा? जब वापस परावर्तित कर, लेकिन इसमें वायुमंडल में कुछ हमारी ऐसी गैसेस होती हैं, यानी ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, ये क्या करती हैं? ये इस परावर्तन वाली, यानी धरती तो गर्म है, साथ में जो परावर्तन वाली किरणें हैं, जो गर्म किरणें हैं, इन्हें क्या कर लेगी? ये सोख लेगी। कौन? CO2। या फिर इसे बोल सकते हैं अपनी जो अपनी ओजोन परत, सॉरी ओजोन नहीं, इसका जो अपनी ग्रीन हाउस गैसेस हैं
वो सोख लेंगी, जिससे क्या होगा, इससे गर्मी बढ़ जाएगी, है ना। इस प्रकार से क्या होगा, इससे गर्मी बढ़ जाएगी और धरती के वातावरण में वापस, ये यहाँ देखिए इसमें लिखा हुआ, धरती के वातावरण में वापस गुजरते समय इस अवरक्त विकिरण का कुछ भाग ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, मैंने अभी बताया ना, सोख लिया जाता है। इससे क्या हो जाता है, यहाँ धरती भी गर्म, यहाँ ये इसने भी बाहर जाने से रोक दिया इसको, है ना, गर्मी तो दिया, यहाँ ग्रीन हाउस गैसों की गर्मी, यहाँ धरती की गर्मी, इस प्रकार से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए मैंने आपके लिए सुविधा के लिए चित्र भी लगा दिया है ताकि आपको समझ में आ सके। देखिए इस प्रकार से घर बनाई जाती है, कांच की घर है और ये ठंडे प्रदेशों में बनाई जाती है। इससे क्या होता है, इसमें कांच घर, ये कांच की दीवारें दिखाई होंगी आपको, कांच की दीवारें हैं ये, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि अंदर जो सरफेस होता है, मतलब अंदर का जो एरिया होता है, ये यह इसमें सूर्य की किरणें तो अंदर तो आ सकती हैं, लेकिन इससे बाहर जाने में प्रॉब्लम, यानी गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती है, हीट को गर्म ही अंदर गर्मी बनी रहती है। इससे मौसम टेम्परेचर इनका जितना चाहिए होता है उस प्रकार से इन्हें मिल जाता है। इस प्रकार से साग सब्जियाँ वहाँ पर उगाई जाती हैं। अत्यधिक ठंडी प्रदेशों की बात करते हैं। तो ओजोन परत को मापने की, अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत को की मोटाई मापने की इकाई क्या है, डेसिबल, डाप्सन, पास्कल या वेबर। आंसर क्या है आपका, आंसर जी, आंसर क्या आना चाहिए, आंसर बिल्कुल सही है, इसकी है डाप्सन। डाप्सन होता है ओजोन परत को मापने की इकाई, डाप्सन, ठीक है ना। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ओजोन मोटाई नापने के लिए डाप्सन इकाई का प्रयोग होता है और समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में, समताप मंडल में ये ओजोन परत पाई जाती है, समताप मंडल, समताप, ठीक है, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। और सूर्य से आने वाली क्या है, अल्ट्रा वायलेट किरणों को ये क्या करती है, रोक कर रखती है, ठीक है, और इससे हमारी रक्षा करती है। अगर अल्ट्रा वायलेट किरणें हमारे आ जाएं धरती पर तो क्या होगी, स्किन कैंसर वगैरह और स्किन डिसीज जैसे ये रोग अपन को हो जाएंगे, ठीक है, स्किन कैंसर या स्किन डिसीज जैसे रोग अपन को हो जाएंगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए उपयुक्त होते हैं, बताइए, जीवाणु मुक्त करने के लिए। देखिए ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या सभी। देखिए आंसर आपके सही सभी हो जाएगा, क्योंकि इन सभी का प्रयोग हम जल को साफ करने में करते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन आ रहे होंगे और आप बिल्कुल मन लगाकर इन सभी का आंसर दे रहे होंगे और देने की कोशिश भी करेंगे, क्यों नहीं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में एक एक क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है अपने लिए, एक एक नंबर, है ना। 125 नंबर का क्वेश्चन ये है, देखिए निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है, बताइए। श्वसन, प्रजनन, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोसोम, क्लोरोफिल और रसधानी या केंद्रक तथा कोशिका कला। बताइए आंसर क्या होना चाहिए 125 का, जी 125 का क्वेश्चन क्या होना चाहिए, सी बिल्कुल सही है, क्लोरोफिल और रसधानी। क्या है, पौधों में होता है क्लोरोफिल और जो हमें जंतुओं में होता है उसमें रसधानी होती है, इसलिए ये अपन को बिल्कुल अलग डिफरेंट बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी दूषित जल के पीने से होती है, बताइए आप आंसर। कौन सी बीमारी दूषित जल के पीने से, टाइफाइड, एड्स, एनीमिया, टिटनेस। बताइए आंसर क्या होना चाहिए आपका, बताइए आंसर, जी आंसर बताइए 126 का, दूषित जल के पीने से होती है 126 का आंसर। टाइफाइड बिल्कुल सही है, जिनका आ रहा है बिल्कुल टाइफाइड बिल्कुल सही है आंसर, टाइफाइड बिल्कुल सही है, टाइफाइड बिल्कुल होता जाता है। इसे आंत ज्वार भी कहते हैं, आपको बता दें इसे आंत ज्वार भी कहा जाता है। देखिए इस कारण टाइफाइड होता है किस कारण से, मैंने आपको बता दूं टाइफाइड किस कारण से होता है। टाइफाइड सबसे अधिक मुंह के जरिए फैलता है, खाने पीने की चीज़ से फैलता है ना। अच्छा ये होता है किससे, देखिए इसका नाम जैसे साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु मौजूद रहता है, ठीक है ना। यदि टाइफाइड का रोगी है ना, उसे बाथरूम का उपयोग करने के बाद अपने हाथों को कीटनाशक साबुन से नहीं धोता है और उन्हीं हाथों से क्या कर देता है, खाने पीने की दूसरी चीज़ों को भी क्या छू लेता है वो, है ना, तो क्या होगा, तो दूसरा स्वस्थ व्यक्ति भी उन्हीं वस्तुओं को छूकर या साबुन से हाथ धोए बगैर उस खाद्य पदार्थ को ग्रहण कर लेता है, खा लेता है या कुछ यूज कर लेता है, तो वह भी टाइफाइड के बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाएगा, ठीक है ना। बचाव ही जरूरी। देखिए इस प्रकार से होता है साल्मोनेला टाइफी विषाणु टाइफाइड का ये प्रणेता विषाणु है, इस प्रकार से किससे होता है, विषाणु से। देखिए इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ये है विषाणु, इस प्रकार से विषाणु होते हैं उसके, साल्मोनेला टाइफी के। अच्छा इसके बारे में देखिए और जानकारी, साल्मोनेला टाइफी केवल मानव में ही पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर क्वेश्चन आ जाए कि इस साल्मोनेला टाइफी कहाँ किस जीव में पाया जाता है, तो केवल मनुष्य में ही पाया जाता है, किसमें, केवल मानव में ही ये पाए जाते हैं, ठीक है ना।
ये इसे आंत ज्वार, मैंने पहले ही बताया, आंत ज्वार टाइफाइड यानी आंत ज्वार भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। इससे इससे पीड़ित क्या होता है, इससे जो पीड़ित हो जाता है व्यक्ति, उसमें रक्त धारा और धमनी में क्या हो जाता है, जीवाणु बहने लगते हैं, जीवाणु प्रवाहित होने लगते हैं। और क्या होता है कि यदि व्यक्ति में टाइफाइड से ठीक भी हो जाता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, उसमें जीवाणु बने रहते हैं, जीवाणु फिर भी उसमें बने रहते हैं। इस प्रकार जो बीमार होता है ना, बीमार वो संवाहक, बीमार और संवाहक दोनों व्यक्तियों के मल में साल्मोनेला टाइफी होते हैं, ठीक। जहाँ समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट कर देना, मैं तो आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। साल्मोनेला टाइफी के बारे में और देखिए और क्या हो सकता है इसमें। साल्मोनेला टाइफी जो क्या होता है, दूषित पानी होता है, दूषित पानी से नहाने से, पानी की दूसरे उसी पानी से या दूषित पानी से खाद्य सामग्री धोकर खाने से टाइफाइड होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए क्या होता है, आंत ज्वार यानी टाइफाइड संसार के ऐसे स्थानों में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ हाथ धोने की परंपरा नहीं है, फिर कम पाई जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार से अगला है एड्स। अब देखिए इसमें एड्स भी दिया था, एड्स किस प्रकार से होता है, देखिए आपको वैसे तो पता ही होगा एड्स, लेकिन फिर मैं बता दे रहा हूँ एड्स क्या होता है। ये हमारी मानवीय प्रतिरक्षा शक्ति को क्या, मानवीय प्रतिरक्षी शक्ति को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, ठीक है ना। यानी रोग जल्दी सही नहीं होता। इस प्रकार से व्यक्ति यानी एड्स जिसको हो गया है, एड्स स्वयं में कोई बीमारी नहीं है, क्या है, एड्स खुद में तो कोई बीमारी नहीं। क्वेश्चन आता है कि एड्स क्या खुद में एक बीमारी है, बिल्कुल नहीं है। एड्स क्या है, खुद में कोई बीमारी नहीं, लेकिन एड्स से जो पीड़ित व्यक्ति हो जाता है उसके शरीर में संक्रामक बीमारियां जो होती हैं, जो कि जीवाणु या विषाणु से होती हैं, ठीक है, किससे होती हैं, जीवाणु या विषाणु से होती है। पर क्या करने लगता है, अपनी अपनी प्रकृति या जो क्या है प्रतिरोधी शक्ति खो बैठता है वो व्यक्ति, बस, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, उसमें जो कोई भी रोग होगा वो आराम से उस पर कब्जा कर लेगा, ऐसे उसके शरीर पर कब्जा कर लेगा। कौन, वो बीमारियाँ, क्यों, क्योंकि उसमें प्रतिरक्षा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसका वीक हो गया। किसने कर दिया वीक, एड्स ने कर दिया, ठीक है ना, इसलिए होता है। अच्छा, एड्स से शरीर इसलिए इसे क्या हो जाता है, बहुत तेज़ी से कोई भी रोग लग जाता है, ठीक है ना, इस प्रकार से। अच्छा, एनीमिया के लक्षण देख लीजिए। एनीमिया, इसमें एनीमिया का भी ऑप्शन था आपके क्वेश्चन में। तो एनीमिया क्या होता है, त्वचा का सफ़ेद दिखना, जीभ, नाखून और पलकों के अंदर सफ़ेदी हो जाना, कमजोरी का बहुत अधिक या थकावट होना, चक्कर आना, विशेषकर लेट कर और बैठ कर उठने में चक्कर आते हैं, बेहोश हो जाना, सांस फूलना, हृदय गति का तेज होना, चेहरे पर सूजन आदि दिखाई देना, इस प्रकार से। अच्छा, एनीमिया के लक्षण होगा। एनीमिया की कमी को दूर कैसे किया जा सकता है, आप गुड़ खाइए, गुड़, ठीक है ना, गुड़ से सही हो जाएगा। पालक खाइए, पालक से ठीक है, हैं। उसके बाद अनार है, अनार, इस प्रकार से जो भी होते हैं एनीमिया दूर करने की, ये सभी चीज़ें आपके काम में आती हैं। एनीमिया मतलब होता है खून की कमी होना, सीधी सी बात। अच्छा, ये तो उसी का है। अच्छा, टेटनस का देख लीजिए, टेटनस के बारे में दिया है। टेटनस क्या होता है, टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जीवाणु के कारण होता है। किस जीवाणु के कारण होता है भाइयों, टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, इसके कारण, इस जीवाणु के कारण होता है। क्लोस्ट्रीडियम चटनी के जीवाणु शरीर के बाहर रह सकते हैं और वातावरण में दूर दूर तक क्या कर सकते हैं, फैल सकते हैं, ठीक। ये सामान्यतः कहाँ पर, जानवरों के गोबर जैसे घोड़े के, गाय के और दूषित मिट्टी में ही ये टेटनस के जीवाणु पाए जाते हैं। इसे शरीर में प्रवेश करने के बाद क्या होता है, बैक्टीरिया बहुत जल्दी दुगने हो जाते हैं, बहुत जल्दी दुगने हो जाते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा, जहाँ भी कभी भी आप कभी भी किसी को भी किसी प्रकार की चोट लगती है, डॉक्टर सबसे पहले क्या लगाता है, टेटनस का इंजेक्शन। क्यों लगाता है, क्योंकि टेटनस के इंजेक्शन इसलिए लगाता है ताकि वह जीवाणु फैल ना पाए, क्योंकि बहुत तेज़ी से फैलता है ना, इसलिए, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, मांसपेशियाँ क्या होने लगती हैं, जकड़ने टाइप की लगती हैं, ठीक है ना, इसमें मांसपेशियाँ जकड़ने लगती हैं, ठीक। न्यूरोटॉक्सिन मस्तिष्क से रीढ़ की हड्डी को भेजे जाने वाली तंत्रिका संकेतों को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। इसके बाद मांसपेशियों को ब्लॉक करता है और यह टेटनस से जुड़ी मांसपेशियों को ऐंठन और मांसपेशियों की जकड़न का कारण बन जाता है। मतलब क्या होता है इसमें जब टेटनस हो जाता है व्यक्ति को, किसी को, तो मांसपेशियाँ ऐंठ जाती हैं, खिंच जाती हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से मैंने आपको चारों जो भी आपके ऑप्शंस में दिए थे सारे के सारे डिस्कस करने की कोशिश की है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ना आए तो कमेंट में करके फिर पूछ लेना, मैं और अच्छे ढंग से चित्रों सहित समझाऊंगा जी। अगला क्वेश्चन है आपका 27 का, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है, उनके कान पीछे पंखों से ढके होते हैं, उड़ सकते हैं, पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती, या फिर पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं। आंसर क्या होना चाहिए, आंसर बताइए, आंसर आना चाहिए आप सभी का, क्योंकि ये क्विज एक आपके लिए ही है, ये सारे प्रश्न आपके लिए हैं। आप आंसर नहीं दोगे तो फिर मेरे बताने से क्या मतलब, आप आंसर दीजिए, फटाक से आंसर आना चाहिए। 27 का क्या होना चाहिए जी, बिल्कुल सी नंबर को सही है, बिल्कुल सी नंबर जिनका आ रहा है बिल्कुल सही है। क्या होता है,
कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, इसका कारण यह है कि पक्षियों की आँखें या पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वो बार बार यहाँ वहाँ देखने के लिए अपनी गर्दन को यहाँ वहाँ मूव करते हैं। अगला है क्वेश्चन, बायोडीजल तैयार किया जाता है किस प्रकार से? यूट्रिकुलेरिया से, जेट्रोफा से, देवदार से, यूकेलिप्टस से। आंसर क्या होना चाहिए आपका? जी बिल्कुल सही है, जिनका जेट्रोफा आ रहा है वो सही है, जेट्रोफा से ही प्राप्त होता है जेट्रोफा बायोडीजल। देखिए बायोडीजल क्या होता है? जैविक स्रोतों से प्राप्त डीजल के रूप में ईंधन है जो क्या होता है परंपरागत डीजल इंजनों को बिना बदले ही चला सकते हैं अपन, ठीक है ना। भारत में पहला बायोडीजल संयंत्र क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से, किसके सहयोग से? ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से। कहाँ पर? काकीनाडा में स्थापित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको जहाँ इंपॉर्टेंट जानकारी लगे आप इसकी शॉट भी ले सककर रख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, देखिए इस प्रकार से बायोडीजल होता है। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ ये बायोडीजल है, ठीक है ना, इस प्रकार से होता है बायोडीजल। आप देखो ध्यान से देख लीजिए, इस प्रकार से बायोडीजल होता है। ये कहाँ से लिया गया मैंने? देखिए भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान है DRDO के द्वारा रतन ज्योत नाम का जो पौधा होता है, जेट्रोफा जैसे बोलते हैं अपन, उससे बना हुआ है। एक बार फोटो देख लीजिए आप, इस प्रकार से होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, डैश के लिए मछली घर यानी एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। आपने देखा हो एक मछली घर होता है, कांच का बॉक्स बना होता है, इसमें मछलियाँ रखते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं, इसमें एक बुलबुले टाइप के उठते रहते हैं, वो क्यों रखा जाता है? क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए गए हैं, पानी को साफ करने के लिए, जल में पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, अधिक ऑक्सीजन पानी में घुलने के लिए, या मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए। बताइए आंसर क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए? आंसर बताइए आंसर। जी बिल्कुल, आंसर बताइए आप लोग, आंसर बताइए 130 का आंसर। सी आंसर बिल्कुल सही है, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने में मदद करता है, इसलिए, ठीक है। अगला है, वायुमंडल में सबसे निचली परत का नाम बताइए। समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल। बताइए, पिछली वीडियो में आप उठा कर देखिए, मैंने सारे के सारे डिस्कशन करके रखे, आप लोग देखिए, तो प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। आप इतना तो करना पड़ेगा भाई, है ना जी। 31 का क्या होना चाहिए जी? ओजोन मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। बताइए आंसर बताइए, आंसर क्या होना चाहिए? क्षोभ मंडल, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल एकदम धमाकेदार आंसर है क्षोभ मंडल। देखिए इस प्रकार से होता है, वायुमंडल की परतें देख लीजिए आप। सबसे नीचे की परत कौन थी? क्षोभ मंडल, पहली परत क्षोभ मंडल, उसके बाद आता समताप, फिर ओजोन, फिर आयन, और इस प्रकार से वायुमंडल, ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी ये वायुमंडल की परतें हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इस प्रकार से ये इंग्लिश में नाम है इनकी। आशा उम्मीद करती हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कौन सा विकल्प सही है बताइए? बाष्पन संघनन बादल वर्षा, बाष्पन बादल संघनन बाष्पन वर्षा, बाष्पन वर्षा संघनन बादल, बादल वर्षा बाष्पन या संघनन। आंसर बताइए, आंसर दीजिए क्विक जी। 32 का ये आंसर बिल्कुल सही है, 32 का ये आंसर बिल्कुल सही है। बाष्पन संघनन बादल और वर्षा, सबसे पहले क्या होगा? वाष्प बनेगी। जब समुद्र में पानी गर्म होगा सूर्य के प्रकाश से, तो क्या बनेगी? वाष्प बनने के बाद वो उड़ेगी वाष्प ऊपर, और संघनित यानी एकत्रित हो जाएगी ऊपर जाकर एकत्रित होने पर क्या निर्माण होगा? बादल। और बादल जब ठंडक पाकर बरसते हैं, जब बादल ठंडे हो जाएंगे तो क्या होगा? बरस जाएंगे। इसलिए इस प्रकार से ये क्रम चल देगा, इसलिए आंसर ये होना चाहिए। देखिए इस प्रकार समझ लीजिए आप, इस प्रकार है जल चक्र। देखिए भाई, सबसे पहले क्या है आप देख रहे हैं, सबसे पहले ये सूर्य के प्रकाश से क्या हो रहा है? सूर्य के प्रकाश से वाष्पीकरण हो रहा है। देखिए इस प्रकार से वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्पीकरण से जल यहाँ पर क्या होगा? जल का संचित होना, यहाँ संचित हो रहा है, तो बादल बन रहे हैं, फिर क्या हो रहा है? बादल हिम का संचित होना, जो ठंडक हो गई, ठंडक होने पर क्या होगा? ये बादल बरस गए। देखिए बर्फ कर, ये बरस कर ये फिर से नीचे आ गया। इस प्रकार से क्रम चलता रहता है जल चक्र का। अगला क्वेश्चन है, जूडो खेल का जन्म किस देश में हुआ भाई? इंग्लैंड, जापान, चीन या ताइवान। बताइए आंसर। इनके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो भी है आपको जोड़कर बताऊंगा। बिल्कुल मेरी कोशिश ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। पीतम्बर एजुकेशन चैनल इसलिए है कि आप जैसे स्टूडेंट्स जो भी आप जिन जिन लोगों को पढ़ाई करके कुछ कैरियर में हासिल करना है, उसी के लिए ये चैनल को क्रिएट किया गया। हमारी इस प्रकार से प्रयास है कि जो आर्थिक स्तर से या फिर किसी के कारण से या काम करते हैं बाहर, या घरेलू महिलाएं हैं, वो ट्यूशन कोचिंग नहीं जा पाती, तो घर बैठ के ही अपनी तैयारी कर सकती हैं। ये बताइए 33 का क्या होना चाहिए? 33 का जी आंसर 33 का आंसर क्या होना चाहिए? बताइए, आप सोच कर बताइए, उसके बाद मैं आंसर दे रहा हूँ अभी आपको। बताइए आंसर जी। जिनका आंसर बी आ रहा है बिल्कुल सही है, बी आंसर बिल्कुल सही है, जापान में हुआ था। देखिए इस प्रकार से ये होता है जूडो। देख लीजिए इस प्रकार से जूडो होता है। ये जूडो है,
जूडो कहाँ का खेल है? जापान में इसका जन्म हुआ था, ठीक है ना। जन्म हुआ था। इस खेल के आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? जिगारो कानो को। जिगारो कानो, किसको? जिगारो कानो, एक नाम है जिगारो कानो, एक व्यक्ति थे जिगारो कानो, उनको इस खेल का आरंभक माना जाता है। इन्होंने शुरू किया था, ठीक है ना। कब किया था? 1964 में, 1964 में टोक्यो ओलंपिक से जूडो को स्पर्धा को ओलंपिक के रूप में मान्यता मिली, ठीक है, ठीक है ना, इस प्रकार से। और क्या हुआ? विश्व जूडो चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई? 1956 में, ठीक है ना। इसके विभिन्न बेल्ट प्रदान किए जाते हैं इसमें, ठीक है ना, जिसमें ब्लैक बेल्ट सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। इसके बारे में और देख लीजिए। यह लड़ाकू खेल है। इसका प्रमुख विशेषता इसकी ये होती है कि प्रतिस्पर्धा तत्व होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? प्रतिद्वंदी को क्या करना? जमीन पर पटकना या फिर गतिहीन कर देना, ठीक है। नहीं तो कुश्ती चालों को अपने प्रतिद्वंदी को क्या कर दे? बस में कर लेता चाल चलकर, ठीक है ना। जॉइंट लॉक करना मतलब क्या है? जोड़ों में उलझाकर या गला घोंटकर या दम घोंटकर तकनीकों का इस्तेमाल करके अपने प्रतिद्वंदी को क्या करते हैं? समर्पण करने के लिए मजबूर कर देता है। हाथ पैर के प्रहार और बार के साथ साथ हथियारों से बचाव करना भी जूडो का एक हिस्सा है, ठीक है। बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के वन भी ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? आंसर क्या होना चाहिए भाई आप लोगों का? जल्दी से आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बिल्कुल लगातार आप कोशिश करिए। इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। जिन भाइयों का या मेरी बहनों का आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही है। उस कटिबंधीय पर पर्णपाती वन, एकदम अच्छे आंसर आ रहे हैं। गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? चंद्र शुक्ल तीज को, सावन शुक्ल तीज, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, चैत्र शुक्ल नवमी को। बताइए आंसर 35 का। ये नंबर बिल्कुल सही है, चैत्र शुक्ल तीज। हमारी बहनों का तो बहुत अच्छी ढंग से आ रहा होगा आंसर, क्योंकि इस प्रकार से महिलाएं जो हैं वो ये त्यौहार महिलाओं के लिए विशेष होता है, इसलिए वो, ठीक है ना। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? पानी पंचायत बताइए। केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? बताइए। डी आंसर वो सही है, महाराष्ट्र में हुई। बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये इस प्रकार के क्वेश्चन हैं कि जो आते हैं, ज़्यादातर आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पीताम्बरा एजुकेशन चैनल ऐसे ही क्वेश्चन लाने की कोशिश करता है जिनकी आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो 36 का हो जाएगा डी, यानी भारत के महाराष्ट्र राज्य में पानी पंचायत की शुरुआत की गई थी और यह पानी के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है, नाम से ही होता है। अच्छा, 10% नियम किसने दिया था? लिंडमैन, बेकमैन, गोल्डमैन, इसमें से कोई नहीं। बताइए आंसर। जी, जिनका आंसर ये आ रहा है बिल्कुल सही है, ये आ रहा है बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है 10% का नियम क्या होता है? 10% के नियम के अनुसार क्या होता है? जीवन के किसी पोषण स्तर पर जाने वाली ऊर्जा केवल 10% उच्चतम पोषण स्तर से आगे बढ़ती है। मैं अभी बता रहा हूँ, चित्र के द्वारा ही बताने की कोशिश करूंगा। 10% का मतलब क्या है? जब एक परिस्थिति से तंत्र से दूसरे परिस्थितिक तंत्र को जब कोई भी पोषण मिलता है तो इससे क्या होता है? उसमें ऊर्जा का ह्रास होता चला जाता है। देखिए चित्र के द्वारा सुन लीजिए, चित्र के द्वारा समझ लीजिए भाइयों बहनों। मैं चित्र इसलिए लगाता हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। कोई भी चीज़ एक बार दिमाग में सेट हो गई चित्र के माध्यम से, फिर वो आपको लाइफ टाइम नहीं भूलेगी। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि आपको व्याख्या के साथ उसके जिस प्रकार से जितना भी संभव हो सके आपको आसान तरीका से समझाने की कोशिश पीताम्बरा एजुकेशन हमेशा से करता आ रहा है और करता रहेगा। इसलिए देख लीजिए इस प्रकार से 10% का नियम, जैसे मान लीजिए इस पौधे में कितनी है? 990 जूल ऊर्जा है, ठीक है। अब इसके पास गई तो क्या केवल 10%, इसने यानी जो हिरण ने इसको खाया तो इसके पास केवल 10% ऊर्जा पहुंची। 990 की मात्र 10%, यानी, ठीक है ना, इस प्रकार से 10 जूल ऊर्जा उत्पन्न भोजन के रूप में। इसके बाद देखिए 10 जूल, मान लीजिए इसके पास 10 जूल आ गई तो इसके पास कितनी जाएगी? 9 जूल का छाया हो गया। देखिए यहाँ 990, यहाँ देखिए 10 जूल पहुँची इसके पास। इसके बाद मान लीजिए 10 जूल से इसके पास आई तो कितने हो गई? 9 जूल का क्या हो गया? छाया हो गया, ख़त्म हो गई बीच रास्ते में। और इसमें इसको कितनी मिली? शेर को, इसको शेर जब हिरण को खाएगा तो उसे 1 जूल मिलेगी मात्र, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या हो रहा है? सीधा 10 जूल का नियम लिंडमैन ने दिया था। इन 10 जूल ऊर्जा उपलब्धता भोजन की क्या होती है? जब कोई पेड़ पौधा होता है, मान लीजिए इसमें एक और सिंपल तरीका समझ लीजिए, इस प्रकार समझ लीजिए। मान लीजिए पेड़ में 100 जूल ऊर्जा है, इस पेड़ में 100 जूल की ऊर्जा है। एक मिनट अच्छे से समझ लीजिए, इस पेड़ में मान लीजिए 100 जूल की ऊर्जा है इस पौधे में। अब इसे किसने खाया? इसे खाया हिरण ने। तो हिरण को 100 में से कितनी मिलेगी? मात्र 10%। कितना होता है 100 का? 10, ठीक है, 10 जूल ऊर्जा मिली। अब 10 जूल में से अगर ये खाएगा इसे तो 9 जूल यहाँ से खत्म हो जाए, 10वां भाग ऐसे मिलेगा, यानी 1 जूल ऊर्जा इसे मिलेगी। इस प्रकार से 10 जूल का नियम लिंडमैन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, जब सांप मोर को खाता है
सांप कीड़ों को खाता है, कीड़े हरे पौधों को खाते हैं। तो मोर का पोषण तल है कौन सा? प्राथमिक अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक या खाद्य पिरामिड? बताइए, बताइए आंसर। इतनी इजी आंसर है साहब, आंसर आना तो चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। डी बिल्कुल सही है। खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर सबसे ऊपर कौन होगा भाई? इस प्रकार से पिरामिड बनाइए आप। यहाँ पर मोर है, मोर। मोर के नीचे कौन होगा बताइए? सांप। सांप के नीचे कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े। इस प्रकार से ये स्तर बनता है। देखिए मैं आप चित्र द्वारा बता दे रहा हूँ। क्या है कि पीताम्बरा एजुकेशन चैनल, मैंने पहले ही बताया, उद्देश्य इतना है आप लोगों को सरल और सरल से सरल तरीके से समझाना, ताकि आप अच्छा परफॉर्मेंस अपने एग्ज़ाम में कर सकें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। देखिए ईगल लग गया यहाँ पर, ईगल की जगह समझ लीजिए यहाँ पर मोर होती, ठीक है ना। अब ईगल ने यानी मोर ने किसे खाया? मान लीजिए ईगल को अपन मोर मार के चल रहे हैं, इसलिए छिपकली को खाया, छिपकली ने किसे खाया? तितली को खाया, तितली ने किसे खाया? बटरफ्लाई को खाया। तो इस प्रकार से चलता है, ठीक है ना। इस प्रकार से चलता है। क्या चलता है भाई? क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये खाद्य श्रृंखला है, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला इस प्रकार से होती है ना। एक फूड चेन है, देख लीजिए इस प्रकार से फूड चेन, इस प्रकार से ये। तो सबसे शीर्ष स्तर कौन सा होगा? सबसे शीर्ष स्तर का मतलब मेरा ये है कि सबसे निचले स्तर पर कौन है? ये पौधा है, पौधे को तितली, तितली ने छिपकली, देखिए पौधे को तितली खाएगी, तितली फूल वगैरह जो भी है, और छिपकली आहार बना लेगी अपना उसको, बटरफ्लाई को। और जो लिजार्ड यानी जो छिपकली है, छिपकली को कौन बनाएगा? ईगल अपना शिकार बना लेगा। तो इस प्रकार से मोर भी सबसे ऊपर होगा। तो सबसे ऊपर वाला स्तर कौन सा हो गया? इसलिए इसे शीर्ष स्तर बोलेंगे, उसका आंसर शीर्ष स्तर इसलिए था। आशा उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इन प्रश्नों की श्रृंखला बहुत लाभ दिया होगा और आप सभी इससे लाभान्वित भी हो रहे होंगे। निश्चित तौर पे आप लगातार अपने उज्ज्वल भविष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। निरंतर प्रगति के पथ और सोपान आप चढ़ते जाएं, ऐसी पीताम्बरा एजुकेशन की इच्छा है। और आप सभी को इस चीज़ की हम अभी से शुभकामनाएं देते हैं कि आप जल्द ही अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करें। यदि इस चैनल के द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि समय पर आप सबको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें, जिससे आपकी तैयारी लगातार और निरंतर बनी रहे। यदि किसी प्रकार की कोई बात है, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, कोई किसी प्रकार डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो आप कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप और हम जैसे सारे भाई लोग जो भी हैं, हमारी प्यारी बहनें, सभी को इस चैनल का और इस तैयारी का लाभ मिल सके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड बाय बाय।